Macafieja World. फिनॉल का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के ऊपर OH। इसका IUPAC नेम क्या होता है? आप इसका IUPAC नेम क्या होगा, किसी को पता है? इट्स IUPAC नेम इज बेंजीनॉल। बेंजीनॉल, और वी कैन राइट इट एज हाइड्रोक्सी बेंजीन। दिस इज IUPAC नेम। क्लियर है? चलिए अब शुरू करते हैं। तो फिनॉल के कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव हैं, उनके स्ट्रक्चर्स आपको आने चाहिए, इसलिए वो मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। ऑल्दो IUPAC में भी आपको ये बताया जाता है, बट IUPAC मैंने नहीं पढ़ाया था आपको, तो मुझे नहीं पता है कि आपको IUPAC में कितनी इंफॉर्मेशन थी, इसलिए मैं वो यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। फिनॉल के कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स होते हैं जिनके स्ट्रक्चर आपको याद रहने चाहिए। सबसे पहला होता है उसके डायोल। जब ये ऑर्थो पोजीशन पे होता है वी कॉल इट कैटेकॉल। नोट करते जाइए मेरे साथ साथ। डायोल्स में ही दूसरा, जब ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे होते हैं वी कॉल इट रिसोर्सिनॉल। एंड लास्ट में अगर ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे होते हैं देन वी कॉल इट क्विनॉल। ठीक है, एक तो ये डेरिवेटिव आपको याद रखना है। इसके अलावा इसका एक ट्रायॉल डेरिवेटिव भी होता है, ट्रायॉल। ट्रायॉल में मतलब 3 OH ग्रुप लगे होंगे इस तरीके से। इट्स नेम इज पायरोगैलॉल। पायरोगैलॉल कोई मुझे बताएगा किस पर्पस में यूज किया जाता है? हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है पैरोगैलॉल का, हमें क्यों याद रखना चाहिए इस कंपाउंड को, कोई बताए? एनीवन? नो आइडिया? गैस इडियोमेट्री में पायरोगैलॉल जो होता है वो ऑक्सीजन गैस को एब्जॉर्ब कराने के लिए याद रखा जाता है। तो जब भी हम लोग किसी सोल्यूशन में अगर ऑक्सीजन गैस है उसको पायरोगैलॉल में पास करेंगे तो वो ऑल ऑफ द ऑक्सीजन गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। चलिए इसके बाद इसके मिथाइल डेरिवेटिव फिनॉल के जो मिथाइल डेरिवेटिव है उसमें से पहला है ये ऑर्थोक्रिसॉल। वी कॉल इट क्रिसॉल। ठीक है, जब हम मेटा पोजीशन पे लगाएंगे तो वी कॉल इट मेटाक्रिसॉल, और जब हम इसको पैरा पोजीशन पे लगाएंगे तो फिर हम इसको बोलेंगे पैराक्रिसॉल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फिनॉल के कंपाउंड्स हैं जो आपको याद रहने चाहिए। ये डायरेक्ट कन्वर्जन वगैरह में आपको बोल सकता है, कन्वर्ट फिनॉल टू कैटेकॉल, फिनॉल टू रिसोर्सिनॉल, फिनॉल टू पैराक्रिसॉल, तो आपको ये याद रखना चाहिए। चलिए बना लिया आपने इसको? सर बाकी है था। हाँ बना, जल्दी बना लो इसको। सर हो गया। क्या हुआ, कोई कुछ कह रहा? सर हो गया। ओके। इसके बाद अब आते हैं हम लोग फिनॉल के प्रिपरेशन मेथड। तो स्टार्ट विथ प्रिपरेशन मेथड। फिनॉल के बारे में एक अच्छी न्यूज ये है कि अगर आप किसी भी साल का जेई का नीट का पेपर उठाएं, चाहे मेंस का पेपर हो चाहे एडवांस का पेपर, 110% एक क्वेश्चन फिनॉल से आता है। तो जब आपको एग्जैक्टली पता है कि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आना ही है और इस छोटे से सेगमेंट से, तो आपको इसको एकदम मास्टर कर लेना चाहिए। इसीलिए मैं आपको फिनॉल की आज काफी प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्योंकि पढ़ाने के लिए तो बहुत छोटा सा है, जल्दी जल्दी हो जाएगा, बट आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले लिखते हैं फ्रॉम सल्फोनिक एसिड। फ्रॉम सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड से देखिए फिनॉल कैसे बनाएंगे हम लोग। सल्फोनिक एसिड से फिनॉल बनाने के लिए पहले आप ये सल्फोनिक एसिड ड्रॉ कर लीजिए।
सल्फोनिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, SO3H। और फिर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ। तो ये NaOH क्या कर लेगा, इसके साथ में सॉल्ट बना लेता है। तो यहाँ पर सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड आपका बन जाएगा। अब इस सोडियम सॉल्ट का हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं। ठीक है, इस सोडियम सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो आफ्टर हाइड्रोलिसिस ये हमें क्या देता है, यहाँ पर सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉक्साइड आयन। और फिर हम इसका एसिडिफिकेशन करते हैं, तो यहाँ पे Na हटाकर H+ लग जाएगा। दिस इज कॉल्ड एसिडिफिकेशन। तो ये है आपका सल्फोनिक एसिड से फिनॉल बनाने का मेथड। इसको अगर आपको एक लाइन में लिखना है तो पहले आप लिखिए कि एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, उसके आगे लिखिएगा एसिडिफिकेशन। 2 स्टेप तो फिर भी आपको लगेंगे इससे इसको बनाने में। नाउ कम टू सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड इज फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट आपको मैंने अल्काइल हैलाइड में बताया था क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वापस मैं उसका प्रिपरेशन नहीं करने वाला, मैं डायरेक्ट यहाँ पे रिएक्शन लिखूंगा। तो डाइजोनियम सॉल्ट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, सॉरी डाइजोनियम सॉल्ट से, डाइजोनियम सॉल्ट होगा N2+Cl-। और हम लोग इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट की, डाइजोनियम सॉल्ट को हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं और हीट करते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट को हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे एंड हीट करेंगे। तो ये हमें क्या प्रोडक्ट देगा, यहाँ पर फिनॉल प्रोडक्ट देगा। और साथ में क्या मिलेगा, नाइट्रोजन गैस प्लस HCl। नोट कर लीजिए। बना लीजिए। तो ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को वाटर के साथ हीट कर दीजिए, तो ये आपको क्या देगा, फिनॉल प्रोडक्ट देता है। इसके बाद हमने आपको ग्रिग्नॉट रीजेंट से भी फिनॉल बनाना बताया था। थर्ड मेथड है फ्रॉम ग्रिग्नॉट रीजेंट। कोई मुझे बताएगा ग्रिग्नॉट रीजेंट से फिनॉल कैसे बनाएंगे। हाउ टू प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम ग्रिग्नॉट रीजेंट। हमें क्या ग्रिग्नॉट रीजेंट लेना चाहिए और उसको किससे रिएक्ट कराना चाहिए, बोलिए। किसी को भी याद नहीं है। तो PHMgBr। हाँ, और उसको रिएक्ट किससे कराना है, सर फॉर्मल्डिहाइड है सर, फॉर्मल्डिहाइड नहीं से। बेटा, फॉर्मल्डिहाइड अगर आपने यूज किया तो प्रोडक्ट बनेगा PHCH2OH। यानी जितने कार्बन ग्रिग्नॉट रीजन में हो उससे एक कार्बन ज्यादा वाला अल्कोहल बनेगा। और हमें क्या करना है, जितने कार्बन ग्रिग्नॉट रीजन में है उतने ही कार्बन का अल्कोहल बनाना है। देन वी शुड यूज ऑक्सीजन गैस। यहाँ पर ग्रिग्नॉट रिएजेंट एक्सेस में लेना है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अब मैं यहाँ मैकेनिज्म नहीं लिख रहा हूँ, ग्रिग्नॉट रिएजेंट आपने पढ़ा है, अपने नोट्स आप रेफर करिए, आपको आंसर मिल जाएगा वहां पर। और मैंने ये चीज सेम वहां पर अल्कोहल के प्रिपरेशन में भी बताया था। तो ये हमें क्या प्रोडक्ट देगा, यहाँ पर फिनॉल। ये हमें यहाँ पर फिनॉल प्रोडक्ट देगा। ठीक है, आप लोग याद ऐसे ही रखा करिए, जैसे मैं अभी आपको मैंने बोला कि अगर ग्रिग्नॉट रीजन में जितने कार्बन है एग्जैक्टली उतने ही कार्बन का अल्कोहल चाहिए तो ऑक्सीजन गैस, उससे एक कार्बन ज्यादा चाहिए तो फॉर्मल्डिहाइड, और अगर उससे 2 कार्बन ज्यादा चाहिए देन वी विल यूज इपॉक्साइड। इस तरह से याद रखोगे तो ज्यादा चांस है कि आप भूलोगे नहीं। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम decarboxylation of salicylic acid।
व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सैलिसिलिक एसिड? सैलिसिलिक एसिड को हम लोग इस तरह से लिखेंगे, सैलिसिलिक एसिड एक्चुअली फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव होता है, ये है सैलिसिलिक एसिड। तो इसको अगर हम लोग सोडा लाइम के साथ में रिएक्ट कराएं, आपको याद हो डिकार्बोक्सिलेशन के लिए हम लोग सोडा लाइम लेते थे और हीट करते थे, तो ये क्या करता है, COH ग्रुप को एलिमिनेट कर देगा और वहां पर सिर्फ क्या बच जाएगा, फिनॉल, और आपको इधर बाई प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, Na2CO3। ठीक है, तो ये कोई खास मेथड नहीं है, जस्ट ऐसे ही हमें यहाँ पे लिख लेना है इसको, ये कितना कोई स्पेशल मेथड नहीं है। Now come to next method. Next method is named as Raschig process. Raschig प्रोसेस, रैशिक प्रोसेस में हम लोग देखिए क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर पहले क्लोरोबेंजीन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, बेंजीन को हम लोग HCl के साथ ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में कैटलिस्ट लेंगे, यहाँ पर हम लोग CuCl2 एंड FeCl3 और अराउंड 250 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, देन इट विल गिव्स अस क्लोरोबेंजीन एज अ प्रोडक्ट। और एक बार क्लोरोबेंजीन बन गया, अब इस क्लोरोबेंजीन को हम लोग हाइड्रोलाइज करेंगे, यानी इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने जा रहे हैं। विगरस कंडीशन लेंगे, 400 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, तो ये Cl को सब्स्टिट्यूट कर देगा किससे, OH से, और यहाँ पर आपको बाई प्रोडक्ट ऐसा मिलेगा। दिस इज कॉल्ड रैशिक प्रोसेस। ये कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं, अभी तक आपने ऊपर से लेके नीचे तक अभी कोई भी ऐसा मेथड नहीं पढ़ा है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा अपीलिंग हो। सब बिल्कुल सिंपल मेथड है, कोई खास चीज नहीं है, जब भी कुछ खास होगा वही इंपॉर्टेंट आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है डाउ प्रोसेस। ये आपने क्लोरोबेंजीन की प्रॉपर्टीज में ये रिएक्शन पढ़ी थी, डाउ प्रोसेस। क्या था डाउ प्रोसेस, डाउ प्रोसेस में हम लोग क्लोरोबेंजीन लेते थे और उसको किसके साथ रिएक्ट कराते थे, NaOH के साथ। यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, विगरस कंडीशन लेंगे, 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, और यहाँ पर हम लोग 200 ATM का प्रेशर लेंगे। इतने हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर Cl यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बाई ONA, और फिर हम इसका एसिडिफिकेशन कर देते हैं, तो ये हमको क्या करता है, यहाँ पर फिनॉल बना के देता है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे विगरस कंडीशन ना रखें, तो इसके ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रख दीजिए, तो ये रिएक्शन काफी आसानी से हो जाएगी। तो आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, यहाँ पर फिनॉल। ठीक है, तो अगर हम किसी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो पैरा पोजीशन रखते हैं, तो प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन काफी आसानी से हो जाता है एज कंपेयर टू प्रीवियस कंडीशन। तो ये था हमारा डाउ प्रोसेस जिससे हम लोग फिनॉल बनाते हैं, ये हमने क्लोरोबेंजीन में भी पढ़ा था। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। डायरेक्ट बेंजीन से बनाने जा रहे हैं हम लोग, ये बिल्कुल भी स्टैंडर्ड मेथड नहीं है, तो इसको कभी भी आप कन्वर्जन में यूज नहीं करिएगा। कन्वर्जन में आपको हमेशा वही रिएक्शन और वही मेथड यूज करना होता है जो कि क्या होता है, एक स्टैंडर्ड मेथड होता है। स्टैंडर्ड मेथड हमारे लिए, स्टैंडर्ड मेथड को कैसे डिफाइन करेंगे, जो मेथड आपकी स्कूल की टेक्स्ट बुक में मेंशन होता है वो स्टैंडर्ड मेथड बोला जाता है। इसमें कैटलिस्ट लेते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड और अराउंड 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लेते हैं, तो ये हमको देता है फिनॉल। तो आप देख रहे हैं ये नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्शन नहीं हो रही है, ये एक विगरस कंडीशन बोला जाएगा, आसानी से रिएक्शन नहीं होती।
अब आते हैं इस चैप्टर की मतलब इस प्रिपरेशन मेथड की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसको आपको सीखना है विद मैकेनिज्म। द रिएक्शन इज नेम एज क्यूमीन हाइड्रो peroxide rearrangement। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट। तो इस रिएक्शन को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो आपको क्यूमीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तब तक जब तक आपको क्यूमीन नहीं पता है आप कुछ भी नहीं बता सकते। तो व्हाट इज क्यूमीन? बेंजीन के ऊपर इस तरह से आइसोप्रोपाइल ग्रुप अगर आप लगा दें, दिस कॉल्ड एज क्यूमीन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूमीन। क्लियर है? अब आप लोग मुझे बताओ हाउ टू प्रिपेयर क्यूमीन फ्रॉम बेंजीन। ये आप लोग मुझे अपनी तरफ से सोच के बताइए, हाउ टू प्रिपेयर क्यूमीन फ्रॉम बेंजीन। थिंक। Sir, Ward's reaction. We can prepare, but that called Woods fatigue reaction, है ना? उसको वुड्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको? वुड्स फिटिक बोलेंगे, है ना? क्योंकि एक एल्काइल और एक एराइल ग्रुप लेंगे। बट वुड्स रिएक्शन इज द वर्स्ट मेथड टू प्रिपेयर एनी टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्योंकि उसमें बहुत सारे बाई प्रोडक्ट बनते हैं। तो अदर देन वुड्स रिएक्शन थिंक करो। बेंजीन से बनाना है ना, तो बेंजीन के राउंड एंड राउंड रिएक्शन सोचो। आपको बेंजीन से बनाना है तो वुड्स रिएक्शन में बेंजीन नहीं होगी। Sir, benzene with methyl chloride in presence of Lewis acid. हाँ, फिर से रिपीट को, सही बोल रहे हो, मैं थोड़ा सा बीच में मिस हो गया मेरा। हाँ बोलो। Benzene with methyl chloride in presence of Lewis acid. बेटा अगर मिथाइल क्लोराइड ले लेंगे तो हमको प्रोडक्ट बनेगा टॉल्यूइन। तुमने रिएक्शन बिल्कुल सही पिक किया है, बट रिएजेंट रॉन्ग पिक किया है। रिएक्शन तो तुमने बिल्कुल सही पिक किया, रिएक्शन वही यूज करनी है हमें। द रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, बट तुमने CH3Cl बोल दिया। CH3Cl लेंगे तो बेंजीन पे CH3 लग जाएगा, और बेंजीन पे CH3 जो होता है दैट इज कॉल्ड एज टॉल्यूइन नॉट क्यूमीन, है ना? तो सेलेक्ट करेक्ट क्लोराइड, एल्काइल क्लोराइड। प्रोपाइलीन। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट, दैट इज करेक्ट। देखिए बहुत सारे तरीके हैं बेंजीन से इसको बनाने का। एक मेथड है आपके पास, यू कैन यूज CH3CH2CH2Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अगर आप ये रिएजेंट लेंगे तो भी यही प्रोडक्ट बनेगा। अगर आपने लिया CH3CH3Cl AlCl3 तो भी आपको यही प्रोडक्ट मिलेगा। और अगर आपने ये रिएक्शन ले लिया यहाँ पर CH3CH डबल बॉन्ड CH2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड HCl तो भी यही प्रोडक्ट बनेगा। तो इनमें से किसी में आपको डाउट हो तो मैं एक्सप्लेन करूं इसको, और अगर आप समझ पा रहे हैं तो हम लोग आगे बढ़ें। बोलिए। क्लियर है सर। ठीक है, देखो यहाँ पर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर वो रीअरेंज होके 2 डिग्री बनेगा, और वही 2 डिग्री कार्बोकेटाइन यहाँ पे ज्वाइन होगा।
फिर यहाँ तो डायरेक्टली 2 डिग्री बनेगा, ज्वाइन हो जाएगा, और यहाँ पर H प्लस अटैक करेगा मार्कोनिकॉफ रूल से, तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा और वो जाके एज अ इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करेगा। तीनों रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं। चलिए गुड। अभी इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट आता है, ये रिएक्शन क्या थी, पहले मैं रिएक्शन लिखूंगा फिर मैकेनिज्म पे आता हूं। तो देखिए जो हमारा क्यूमीन है, क्यूमीन बना लीजिए। क्यूमीन को हम लोग ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कराएंगे। क्यूमीन को जब हम लोग ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये कंपाउंड बनाता है। द कंपाउंड इज नेम एज क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। कंपाउंड इज नेम एज क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। यानी वो जो ऑक्सीजन है वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में पेरोक्साइड बॉन्ड के फॉर्म में इंटर कर जाएगी। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एसिड की प्रेजेंस में इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं। पहले हाइड्रोलिसिस नहीं करते, पहले एसिड लेते हैं फिर बाद में हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो बल्कि मैं ऐसे लिख देता हूं तो ज्यादा अच्छा है। तो जब हम लोग एसिड लेते हैं तो ये पूरा ग्रुप रीअरेंज हो जाता है, और ये रीअरेंज होके विद द फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस हमें ये दो प्रोडक्ट देगा। एक तो देगा फिनॉल और दूसरा प्रोडक्ट होता है CH3COCH3 एसीटोन। एक तो फिनॉल प्रोडक्ट देगा और दूसरा एसीटोन। ठीक है, तो ये कंपाउंड जो आपने बनाया है इसको क्या बोलते हैं, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब ये तो थी रिएक्शन, अब आते हैं इसकी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म आप जरूर ध्यान से समझिए, क्योंकि अगर आप जेई का स्पेशली एडवांस वाला पेपर 2017 और 18 का आप पेपर देख, 16-17 का पेपर, तो आपको ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट रिएक्शन दोनों पेपर में मिलेगी। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग था लेकिन आंसर इसकी मैकेनिज्म से होता है, इसीलिए इसकी मैकेनिज्म आपको समझना बहुत जरूरी है। चलिए तो स्टार्ट विद मैकेनिज्म। हाँ, मैकेनिज्म पे आते हैं। तो मैकेनिज्म के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बना लीजिए आप। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड यहाँ पर आप बना लीजिए। अब ये बेंजीन को मैं शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, तो सो दैट हमें रिएक्शन लिखने में टाइम कम लगे हमारा। तो मैंने जो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड पे H प्लस लिया था, अब वो H प्लस कहाँ पे अटैक करेगा, वो H प्लस अटैक करेगा इस ऑक्सीजन के लोन पेयर पे एज अ इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर। और जब ये इसके ऊपर यहाँ पे अटैक करेगा तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर OH2 प्लस बना लेगा, OH2 प्लस। अब फिर ये जो ऑक्सीजन और इसका बॉन्ड है, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये प्लस चार्ज नहीं रखना चाहेगा, तो वो ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर लेगा। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पुल कर लेने की वजह से ये कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी ये वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले गया और इसने वाटर एलिमिनेट किया और इस ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब अगेन यहाँ पे ऑक्सीजन पे ही प्लस चार्ज आ गया, और आपको पता है कि ऑक्सीजन कभी भी प्लस चार्ज रखना पसंद नहीं करेगा, तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो यहाँ पर इन दोनों में से, अब ये CH3 है, PH है और CH3, इनमें से जिसका माइग्रेटिंग ऑर्डर ज्यादा होगा, या आप बोल सकते हैं जिसके ऊपर ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन बनेगा, वो वहां से माइग्रेट करेगा। तो बेंजीन के ऊपर जो कार्बन आयन बनता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो बेंजीन यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन लेगा और पीएच माइनस बनाएगा, और यही पीएच माइनस यहाँ से लीव करके इस O प्लस पे जाके ज्वाइन हो जाएगा। और इस O प्लस पे ज्वाइन होने के बाद ये आपको इस तरह से प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखेगा, CH3 CH3
प्लस, ये यहाँ से पीएच निकलेगा तो इधर C+ चार्ज आएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ इस O पे क्या लग गया है, O पर आके फिनॉल यहाँ पे ज्वाइन हो गया है, ठीक है। अब बस आपको दिख रहा होगा कि अब हमारा अगला स्टेप क्या होने वाला है। अगले स्टेप में बस हमको हाइड्रोलिसिस करनी है, इसकी हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस कौन से बॉन्ड का होगा, बस ये आपको देखना है, कार्बन और ऑक्सीजन, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में हाइड्रोलिसिस होगी। ये वाले बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस होगा। ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसको H+ मिलेगा, कार्बन लो इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसको OH मिलेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होगी। एंड आफ्टर हाइड्रोलिसिस आपको प्रोडक्ट ऐसा दिखाई पड़ेगा, CH3 CH3C। जब आप इस पे हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एक OH आएगा ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड, और यहाँ पर ऑलरेडी एक प्लस चार्ज है, तो यहाँ पर टोटल कितने OH आ जाएंगे, यू विल गेट 2 OH हियर, यू विल गेट 2 OH हियर। क्लियर हो रहा है क्यों, एक OH आएगा बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस बॉन्ड, और एक OH आएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस प्लस चार्ज, तो यहाँ पे 2 OH आएंगे। और ये PHOH यानी फिनॉल आपका इस तरह से अलग हो जाएगा। और आप जानते हैं कि एक कार्बन पे अगर 2 OH है तो वो वाटर एलिमिनेट करेगा, एंड इट विल फॉर्म व्हाट, कीटोन। तो ये है इसकी मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म में मैं आपको वो चीज हाईलाइट कराता हूं जो जिसपे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि अगर आपको ऐसा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड दे दिया, तो इन 3 एल्काइल ग्रुप में से कोई एक अल्कोहल बनाता है और बाकी के 2 मिलके कीटोन बनाएंगे। तो कौन अल्कोहल बनाएगा और कौन कीटोन बनाएगा, ये कैसे पता चलता है, तो ये ऐसे पता चलेगा, इन तीनों में से जिसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा होगा, which has greater migrating behavior, or you can say having greater carbon ion stability, वो अल्कोहल बनाएगा, और रिमेनिंग 2 आपके क्या बनाएंगे, रिमेनिंग 2 कीटोन बनाएंगे। समझा। चलिए, तो हाँ मैं सर। आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं यहाँ पर नीचे, आपको वो क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, इसी चीज पर बेस्ड क्वेश्चन है जो मैं आपको अभी बता रहा था। राइट डाउन। इसका प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा। माइग्रेटिंग ऑर्डर देखना आपको मैंने वहां पर भी बताया था, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में, कि कौन ज्यादा अच्छा माइग्रेटिंग होगा। चलिए, इन तीनों का प्रोडक्ट आप लोग बना के दिखाइए।
आपको मैंने अल्कोहल ईथर फिनॉल का बुकलेट शेयर किया है ना? हाँ सर। हो गया वो वाला क्वेश्चन? सर तीसरा वाला बाकी है। रुचित फर्स्ट वाले का आंसर बताओ। रुचित फर्स्ट वाले का आंसर बताओ। रुचित है कि नहीं है वहां पर? महिका आप बताओ मुझे फर्स्ट वाले का आंसर।
माइका? So first हाँ, फर्स्ट वाले का बताओ। अरे आपको पता है या नहीं पता है, दोनों में से ये भी आंसर कर दोगे कि सर नहीं आ रहा है, तो मैं एटलीस्ट बता दूं, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं हम लोग। खुशबू आप बताओ। इथेनॉल। इथेनॉल? नो। देखो यहाँ पर दो पॉसिबल ग्रुप है, एक है CH3- और दूसरा है CH3CH2-। तो इन दोनों में से कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होता है? ये कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है, और जो ज्यादा स्टेबल है वही माइग्रेट करेगा। तो जो माइग्रेट करेगा वो अल्कोहल प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट है CH3OH, और जो बाकी के बचे हुए कौन है, CH3 और C2H5, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, कीटोन। माइका समझा कैसे करना होता है? हाँ, मैंने बोला था ना, अगर मैं 10 बार पूछ रहा हूँ कोई चीज, अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे ना तो फिर मैं बहुत बुरे तरीके से बिहेव करूंगा, फिर मैं आपको क्लास से ही रिमूव कर दूंगा, अगर मैं इतनी बार नहीं पूछूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम पे। सर एक्चुअली यहाँ पे पावर कट है, इसलिए नेटवर्क का थोड़ा। अरे तो आप बेटा मैसेज कर दो, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपके एंड पे क्या प्रॉब्लम है? आप ये बताओ, मुझे कैसे पता चलेगा जब तक आप मुझे शेयर नहीं करोगे कि हमारे एंड पे ये इशू है? पावर कट है, जेन्युइन है, बारिश हो रही, किसी के यहाँ भी लाइट जा सकती है, जेन्युइन रीजन है, लेकिन वो हमें कैसे पता चलेगा? आपको बताना पड़ेगा। आप सोचो आपको कैसा फील हो अगर क्लास का टाइम हो जाए और क्लास शुरू ही नहीं हो रही है, आप मैसेज कर रहे हो और मैं कुछ रिस्पॉन्ड ना करूं, आपको कैसा फील होगा उस टाइम पे? बुरा लगता है ना? सॉरी सर, वापस नहीं। कस्तूरी इसका बताओ, ये वाले का आंसर क्या होगा, बी वाले का? सर सेकंड और थर्ड वाला मुझे आया ही नहीं। ठीक है, तनय तुम बताओ सेकंड वाला। सर वो एमी और वो टोल्वीन वाला ग्रुप है, वो उसका OH, उस पे OH लगेगा। हाँ, इसका आंसर है ये। और जो बेंजीन रिंग है और CH3, ये बनाएगा कीटोन। अब देखो कैसे डिसाइड किया जाता है। आपको पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट जो मैंने सिखाया था, आपको वो याद होना चाहिए। मैंने वहां बताया था आपको कि एराइल ग्रुप का माइग्रेटिंग ऑर्डर एल्काइल से ज्यादा होता है। तो यहाँ पर ये एल्काइल है और ये दोनों एराइल है, तो ये तो कम होगा। अब इन दोनों में कंपेयर करना है। अब इन दोनों में कंपेयर करना है तो फिर मैंने एक और चीज बताया कि अगर एराइल ग्रुप में कोई भी प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन या फिर प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट का ग्रुप लग जाए, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में वहां पर निगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी रिंग में और बढ़ जाएगा, वो और आसानी से माइग्रेट करेगा। तो यहाँ पर एमी क्या दे रहा है, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसकी वजह से यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जा रहा है। तो ये वाला सबसे आसानी से माइग्रेट करेगा। समझा कस्तूरी कैसे डिसाइड करना है? हाँ सर।
अब देखो सेम चीज यहाँ वाले में देखो, यहाँ पर तीनों एराइल है, लेकिन अब तीनों में ये बेंजीन है, ये बेंजीन के ऊपर प्लस एच का ग्रुप लगा है और यहाँ पर प्लस एम, और हमें इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी है। तो इस कार्बन पे हम लोग निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखेंगे तो प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन के रिस्पेक्ट में प्लस एम ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो प्लस एम इसको सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा, और जो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन बनाएगा वही वाला माइग्रेट करेगा, और जो माइग्रेट करेगा वो फिनॉल बनाकर प्रोडक्ट देगा, यानी वो अल्कोहल प्रोडक्ट बनाएगा। तो कौन सा माइग्रेट किया था? ओएमई वाला। और बाकी के जो दो माइग्रेट नहीं किए हैं वो क्या करेंगे? वो कीटोन बनाने के लिए यूज किए जाएंगे। वो दोनों किस पर्पस में यूज किए जाएंगे? कीटोन बनाने के लिए। समझा? हाँ सर। हाँ सर। तो ये हमने फिनॉल के प्रिपरेशन मेथड यहाँ पे सारे के सारे कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं इसके बाद प्रॉपर्टीज। प्रिपरेशन मेथड खत्म, नाउ कम टू प्रॉपर्टीज। देखो मैं यहाँ पर फिनॉल की एक फिजिकल प्रॉपर्टी जो बुक में गिवन है, और आप अगर चाहो तो वो रिवाइज वहां से कर भी सकते हो, वो है एसिडिक करेक्टर ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल्स का रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना विद द हेल्प ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, वो आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, काफी टाइम लेके पढ़ाया जाता है। तो अगर मैं वो यहाँ पे डिस्कस करने जाऊंगा तो पूरा क्लास एक ही चीज पे निकल जाएगा, और वो हमने वहां पर डिटेल में इसीलिए पढ़ा था, प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट बेंजीन रिंग में, इसीलिए पढ़ा था कि आज हमें वो टाइम ना स्पेंड करना पड़े। तो मैं फिनॉल का एसिडिक करेक्टर यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जिसको भी फिनॉल का बेंजोइक एसिड का एसिडिक करेक्टर कंपेयर करना सीखना है, उसके लिए आपको अपने जीओसी के नोट्स रिवाइज करने चाहिए। सिर्फ आप में से खुशबू एक है जिसने जीओसी नहीं पढ़ा है, बाकी सब ने यहाँ पे जीओसी ऑलरेडी पढ़ा है, तो बाकी लोगों को सिर्फ अपने रिवीजन पे ध्यान देना है। और वो आपके स्कूल के एग्जाम में आएगा, जो मैं बोल रहा हूँ ना फिनॉल का एसिडिक करेक्टर कंपेयर करना, तो वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो स्कूल में आएगा। चलिए इसके बाद हम सीधे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पे आ रहे हैं। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। फिनॉल की एसिडिक प्रॉपर्टी। फिनॉल का एसिडिक प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फिनॉल की एसिडिक प्रॉपर्टी उसके H+ की वजह से होती है। फिनॉल एसिडिक क्यों होता है, पहले ये थोड़ा सा एक एक्सप्लेन कर देना चाहिए। वाई फिनॉल इज एसिडिक? फिनॉल में ये OH ग्रुप होता है, जब ये H+ रिलीज करता है तो आफ्टर रिलीजिंग ऑफ H+, ये यहाँ पर इस तरह से O- बनाएगा, एंड O- इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लस एम इफेक्ट, और ये ड्यू टू दी रेजोनेंस, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया है। ये क्या हो गया है? रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो ड्यू टू दी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इट प्रेफर्स टू रिलीज H+, दैट्स व्हाई फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। फिनॉल का एसिडिक नेचर बाकी जितने भी एलिफेटिक अल्कोहल होते हैं उन सब से ज्यादा होता है, ओनली ड्यू टू दिस रीजन। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि वाई फिनॉल इज एसिडिक, तो आपको रेजोनेंस से एक्सप्लेन करना है कि H+ देने के बाद जो उसने बनाया है अगर वो स्टेबल है तो वो एसिडिक हो जाएगा सब्सटेंस। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहली चीज एसिडिक प्रॉपर्टी में रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स के साथ इसका बिहेवियर कैसा होगा? तो अगर आपने फिनॉल लिया है और फिनॉल को आप सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो मेटल एक बेस होता है, फिनॉल एक एसिडिक H वाला अल्कोहल है, तो ये दोनों रिएक्ट करेंगे और यहाँ पर क्या बना लेंगे? सोडियम फिनॉक्साइड, और साथ में क्या रिलीज करेगा? हाइड्रोजन गैस।
तो जब भी ये मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो इस तरह से यहां पर सॉल्ट बनाएगा। नेक्स्ट, रिएक्शन विद बेस, स्ट्रॉन्ग बेस विद बेस। हम अलग अलग तरीके के बेस ले सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं अलग अलग तरीके के बेस। लाइक हमने यहाँ पर लिया फिनॉल को NaOH के साथ रिएक्ट कराया, फिनॉल को Na2CO3 के साथ रिएक्ट कराया, फिनॉल को NaHCO3 के साथ रिएक्ट कराया। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। फिनॉल लेटेस्ट सपोज NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो ये प्रोडक्ट बनाएगा PHONA प्लस वाटर। और ये रिएक्शन एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी ये कैसे पता चलता है, उसके लिए हमने क्या किया, फिनॉल और वाटर के एसिडिक करेक्टर को कंपेयर किया। तो फिनॉल वाटर के रिस्पेक्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और वाटर इज वीकर देन फिनॉल। और रिएक्शन ऑलवेज स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड ही फीजिबल होती है। कोई भी रिएक्शन तभी फीजिबल है जब वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बना रही है। तो ये रिएक्शन तो एग्जिस्ट करेगी। अच्छा, हम आगे देखते हैं। फिनॉल को सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट कराया जाए, तो फिनॉल को जब सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट कराएंगे तो इट विल फॉर्म PHONA प्लस H2CO3। और फिनॉल और H2CO3 में अगर आप कंपेयर करेंगे तो यू विल गेट फिनॉल इज वीकर एसिड देन कार्बोनिक एसिड। तो ये वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड जा रही है, रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, दिस रिएक्शन विल नॉट हैपन। क्लियर? अच्छा, इसको देखते हैं कि ये वाली रिएक्शन होगी कि नहीं। फिनॉल को हमने सोडियम बाइकार्बोनेट में डाला तो ये सॉल्ट बनाएगा PHONA और कार्बोनिक एसिड बनाएगा। तो आप देख सकते हैं ये रिएक्शन भी नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि रिएक्शन सिर्फ तभी फीजिबल है जब वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ हो रही हो। समझा ये चीज? नोट कर लीजिए। हो जाए तो बताइए। हो गया सर। ठीक है, इसके बाद ये तो हमने एसिडिक प्रॉपर्टी में सेकेंड रिएक्शन देखी बेस के साथ। इसकी एक रिएक्शन हम लोगों ने ईथर की प्रिपरेशन में भी देखी थी। वो सारे अल्कोहल वो रिएक्शन देते हैं, रिएक्शन विद डाइमिथाइल सल्फेट। हम इसको बोल सकते हैं ईथर, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। इस रिएक्शन को आप ऐसे याद रख सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ईथर के नाम से। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, फिनॉल को डाइमिथाइल सल्फेट के साथ में रिएक्ट कराते हैं। फिनॉल को हमने किसके साथ में रिएक्ट कराया? डाइमिथाइल सल्फेट। या फिर हम लोग इसको रिएक्ट कराते हैं डाइएजो मीथेन या फिर डाइआइडोमीथेन से। ये तीनों रिएक्शन में अगर आपने यहाँ पर फिनॉल लिया है तो ये आपको ईथर प्रोडक्ट देगा, और तीनों केस का ईथर सेम होगा, एनिसोल। ये क्या बनाता है? PHOCH3 PHOCH3 PHOCH3। तो ये ईथर को प्रिपेयर करने के लिए, और इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं फिनॉल का क्या इन्वॉल्व हुआ? H+।
बिल्कुल अल्कोहल के एसिडिक प्रॉपर्टी जैसा ही है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन वो भी आप पहले से जानते हैं, मैं सिर्फ उसका नाम लिख रहा हूं, एस्टरिफिकेशन। तो मैं यहाँ पर रिएजेंट लिखूंगा, आप लोग प्रोडक्ट बना के दिखाओ। हमने कोई भी एसिड ले लीजिए, कोई भी एसिड, एस्टर बनाने के लिए हमें कोई भी एसिड चाहिए होता है, और उसको आप किसी भी अल्कोहल, यानी मैंने यहाँ पे फिनॉल लिया है, और इसमें कैटलिस्ट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4। बताइए एक प्रोडक्ट क्या बनेगा। और साथ ही साथ अगर मैंने यहाँ पर एसिड का क्लोराइड या फिर एसिड का एनहाइड्राइड ले लिया along with phenol in presence of pyridine base, तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। बनाइए, ये मैंने अल्कोहल में आपको बताया हुआ है, कैसे बनाया जाता है ये भी बताया है। लिखिए और कोई मुझे बोल के बताए कि क्या प्रोडक्ट बना है। बन गया प्रोडक्ट, क्या बना बताइए। सर बोलिए भाई। नीचे वाले का हुआ। अरे भाई यहाँ पर देखो, अल्कोहल क्या करता है, अल्कोहल अपना H+ देता है और एसिड अपना OH देता है इन एस्टरिफिकेशन। तो आपको बस क्या करना है, CH3CO को ज्वाइन कर दीजिए, किसके साथ में, OPH के साथ। यही सेम प्रोडक्ट नीचे भी बनेगा, सेम प्रोडक्ट इस तरह से बनेगा। तो ये हमने अल्कोहल की एसिडिक प्रॉपर्टीज देखी। अब आते हैं अल्कोहल की अल्कोहलिक प्रॉपर्टीज। अल्कोहलिक प्रॉपर्टीज, अल्कोहलिक प्रॉपर्टीज। तो अल्कोहलिक प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद PCl5। PCl5 के साथ अल्कोहल कैसे रिएक्ट करता है, अल्कोहल के साथ तो PCl5 अल्काइल क्लोराइड बनाता है, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी बनाएगा ये, इस तरह से। क्लोरोबेंजीन, बाई प्रोडक्ट बनता है POCl3 प्लस HCl, ठीक है। और ये जो POCl3 है ना, ये इस फिनॉल के साथ रिएक्ट कर सकता है फिर से, एंड इट गिव्स व्हाट, PH3 P डबल बॉन्ड O प्लस HCl। तो ये PCl5 के साथ इसकी रिएक्शन थी। सेकेंड रिएक्शन, वेरी यूजफुल फॉर कन्वर्जन, रिएक्शन विद जिंक डस्ट। ये रिएक्शन कन्वर्जन में बहुत काम आती है, कि आप फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ लें, तो ये हमें क्या देता है प्रोडक्ट, ये हमें बेंजीन प्रोडक्ट देता है, और साथ में क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड। तो जब भी आपको डायरेक्टली फिनॉल से बेंजीन बनाना है, आप इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड मेथड है, आपकी बुक में गिवन है, और जो कुछ भी बुक में गिवन है वो मतलब आप उसको यूज करने के लिए परमिसिबल है आपको। इसके बाद रिएक्शन विद अमोनिया, तो फिनॉल अमोनिया के साथ बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन करेगा जैसे कोई एक अल्कोहल अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है। तो फिनॉल ले लीजिए, और इसको अमोनिया से हमने रिएक्ट कराया,
इसमें कैटलिस्ट आपको ध्यान रखना है कि क्या लिया है हमने। कैटलिस्ट हमने लिया है कॉपर ऑक्साइड और जिंक क्लोराइड, और हाई टेम्परेचर क्योंकि सब्स्टिट्यूशन होगा तो यहाँ पर NH2 बनने लग जाएगा। बेंजीन में OH को हटाकर NH2 आ जाएगा। द नेम ऑफ कंपाउंड इज एनिलीन, एरोमेटिक एमीन, प्राइमरी एमीन, और साथ में वाटर। ये इसकी एक नेक्स्ट अल्कोहलिक रिएक्शन थी। इसके अलावा एक और है, कोई खास नहीं है, बस जस्ट आप कंप्लीट कर ले। विद फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड P2S5। तो P2S5 के साथ जब इसकी रिएक्शन होगी फिनॉल की, फिनॉल प्लस P2S5 गिव्स बेंजीन में बस O की जगह पर आपको थायो अल्कोहल बन जाएगा, थायोफिनॉल बोलते हैं इसको। और यहाँ पर फास्फोरस का पेंटाऑक्साइड, यानी सल्फर ने ऑक्सीजन को क्या किया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो ये सारी इसकी अल्कोहलिक रिएक्शन हमने देख लिया। इनमें से सबसे काम की अगर रिएक्शन कोई पूछी जाए तो सिर्फ ये वाली है, जिंक वाली। बाकी सब एवरेज रिएक्शंस हैं, याद रखोगे तो भी ठीक है, नहीं याद रखा तो कोई लॉस भी नहीं होगा। अब आते हैं इसकी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन फिनॉल की, जिस पर एक्चुअली सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड के बाद अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो एग्जाम के लिए पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिंग सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, यानी रिएक्शन ड्यू टू दी बेंजीन रिंग। इसकी रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बहुत काम की होती हैं। रिंग सब्स्टिट्यूशन, तो रिंग सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहला लेते हैं हम लोग इसमें ब्रोमिनेशन। फर्स्ट हमने क्या लिया है, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर अपने बोर्ड का पेपर उठा के देखोगे ना, आपको हर जगह एक क्वेश्चन हर साल दिखाई पड़ेगा, ये वाला, फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ। तो फिनॉल जब ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है तो ये दो कंडीशंस पे रिएक्ट करता है, अलग अलग कंडीशन पे। एक तो हमने ब्रोमीन के साथ यहाँ पर एक पोलर सॉल्वेंट लिया। पोलर सॉल्वेंट कोई भी आप ले सकते थे, मैं यहाँ पर वाटर ले रहा हूँ, आप अल्कोहल ले सकते हैं, आप एसिड ले सकते हैं, कोई भी पोलर सॉल्वेंट लीजिए जो प्रोटिक होना चाहिए। दूसरी इसकी कंडीशन होती है ब्रोमीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लीजिए, कोई भी, CCl4, बेंजीन, CCl2, CS2, ठीक है, ये हमने नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया। तो देखो अब ये कैसे प्रोडक्ट बनाएगा। जब हमने इसको एक पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में लिया ना, तो आपको पता है कि ये जो OH है, OH कैसा ग्रुप होता है, OH इज प्लस M इफेक्ट ग्रुप, और प्लस M इफेक्ट ग्रुप्स क्या होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर होते हैं। यानी ये अपने बेंजीन रिंग में फिनॉल के रिस्पेक्ट में आपको कहाँ कहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा, ऑर्थो और पैरा। लेकिन जब हम लोग ब्रोमीन को वाटर के प्रेजेंस में लेते हैं तो ये ऑल एक्टिवेटेड पोजीशन, यानी ऑल ऑर्थो पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन कर देता है। तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल एक नई चीज, नए तरीके का प्रोडक्ट बना है। द नेम ऑफ कंपाउंड इज 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, ठीक है। अच्छा, और जब हम नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं तो क्या होता है, तो हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं। जब हम एक नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ब्रोमीन को, जैसे ब्रोमीन CCl4 या ब्रोमीन CS2 लेते हैं, तो क्या होता है, तब ये हमको दो प्रोडक्ट देता है, एक ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन करेगा और एक पैरा, और पैरा वाला आपका मेजर रहेगा हमेशा। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको हर तरीके से, आपके लिए काम की चीज है ये।
बोर्ड के लिए, जेई के लिए, नीट के लिए, जिस भी एग्जाम को आप प्रिपेयर कर रहे हैं, हर उस जगह आपको इसका क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, फिनॉल बेस्ड क्वेश्चन। फिनॉल बहुत बहुत काम आता है। चलिए, इसके बाद सेकेंड रिएक्शन है फिनॉल में ही, सेकेंड है सल्फोनेशन, सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल। ये भी रिंग की रिएक्शन है, सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन में आप क्या करते हैं, आप फिनॉल को सल्फोनिक एसिड के साथ, या कह सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, या फिर ओलियम के साथ रिएक्ट कराते हैं, कुछ भी आप लीजिए, दोनों केस में सेम ही रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये हमें दो पॉसिबल प्रोडक्ट बनाकर देता है, ये हमें दो पॉसिबल प्रोडक्ट बनाकर देगा यहाँ पर। एक तो फिनॉल के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर सल्फेनिक ग्रुप, और दूसरा पैरा पोजीशन पर सल्फोनिक ग्रुप बनेगा। और कब ऑर्थो वाला मेजर बनता है, कब कब पैरा वाला? नॉर्मल कंडीशन में तो पैरा मेजर होता है, बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर ऑर्थो प्रोडक्ट इज मेजर। और एट हाई टेम्परेचर पैरा प्रोडक्ट इज मेजर। बना लीजिए। तो सल्फोनेशन में बस इतनी ही काम की इंफॉर्मेशन देनी थी आपको, जो आपको याद रखनी है। इसके बाद इसमें थर्ड रिएक्शन आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल का जब नाइट्रेशन किया जाता है तो देखिए कैसे वर्क करेगा ये। जब हम लोग फिनॉल का नाइट्रेशन करने की कोशिश करेंगे, तो ये दो तरह से रिएक्शन करता है। या तो आपको वहां पर लिखा होगा ऐसा, डाइल्यूट HNO3, या फिर क्वेश्चन में लिखा होगा लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर मतलब कितना, अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पर। या फिर ये रिएक्ट करता है कैसे, विद कॉन्सेंट्रेट HNO3 लिखा होगा, और क्या हो सकता है, हाई टेम्परेचर। दोनों में से एक चीज आपको क्वेश्चन में दिखाई पड़ेगी। हाई टेम्परेचर ऑब्वियसली 25 के रिस्पेक्ट में ही हाई होगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम डाइल्यूट कंडीशन में लेते हैं ना, तो ये हमें प्रोडक्ट क्या देता है, दो प्रोडक्ट देगा। एक तो ऑर्थो पोजीशन पे NO2 बनाता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और एक बनाता है पैरा नाइट्रोफिनॉल। बट ध्यान रखना, यहाँ पर ड्यू टू दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्थो वाला मेजर हो जाता है, ड्यू टू दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और जब हम इसको हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट कराते हैं ना, हाई टेम्परेचर पर, तो हाई टेम्परेचर पर ये हमें दो प्रोडक्ट देता है। एक प्रोडक्ट होता है नाइट्रेशन प्रोडक्ट, ऐसा, ये NO2 और ये NO2, ऐसा। ठीक है, ये बनता है। और इसके साथ में दूसरा प्रोडक्ट क्या बनता है, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ दिस। तो फिनॉल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो वो आपको ऐसा प्रोडक्ट बना के देता है, दिस इज ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। अब देखिए, समझते हैं कि ये कैसा क्यों हुआ। एक्चुअली जो HNO3 है ना, ये नाइट्रेशन तो करता ही है, लेकिन साथ ही साथ ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। तो इसके ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर की वजह से ये इस फिनॉल का ही ऑक्सीडेशन कर देता है।
और पता है आपको यही इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट है और ये इस रिएक्शन का माइनर प्रोडक्ट है, बट हम इस रिएक्शन को इस माइनर प्रोडक्ट के लिए याद रखते हैं। ऑल्दो टेक्निकली ये मेजर है, लेकिन इस रिएक्शन को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? टू प्रिपेयर दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड को बनाने के लिए इस रिएक्शन को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जब भी आपको नाइट्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेट HNO3 एट नाइट्रेशन बाई कॉन्सेंट्रेट HNO3 लिखने को बोला जाए, तो आप हमेशा प्रोडक्ट यही वाला बना के दिखाओगे। ये मैंने आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज बताया है कि आपको पता होना चाहिए। फॉर एडवांस एग्जाम ये चीज आप दिमाग में रख सकते हैं, बट फॉर मेंस, नीट, बिटसेट, इस तरह के एग्जाम्स के लिए आप सीधे याद रखिए कि आपको ये प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अब इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। इसको थोड़ा सा अलग से बनाते हैं, इसको देखते हैं क्या खास है इसमें। इसमें खास क्या है उस चीज को आपको जानना है। मैं इसी प्रोडक्ट के साथ यहाँ पर और भी चीजें बना रहा हूँ, क्या क्या है वो भी देख लीजिए, क्योंकि वो सब आपके दिमाग में रहना चाहिए, इसीलिए मैं वो सब भी बना रहा हूँ। ये देखिए मैंने तीनों में कॉमन चीज क्या है? तीनों में तीन तीन नाइट्रो ग्रुप लगे हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है, इस वाले को इट इज नेम एज ट्राई नाइट्रो फिनॉल। शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं TNP। और इसका एक और नेम है जो आज के DPT में क्वेश्चन था, पिक्रिक एसिड। तो ये एक ऐसा एसिड है जिसमें एसिड ग्रुप नहीं है, पिक्रिक एसिड, ये इसका कॉमन नेम है। इसके बाद दूसरा आपका ये वाला क्या है? इसको इसका पूरा नेम है ट्राई नाइट्रो टॉलुइन। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं TNT। ठीक है, और ये क्या है आपका? इसका नेम है ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं TNG। ये तीनों में क्या चीज कॉमन है? तीनों के तीनों एक बहुत अच्छे एक्सप्लोजिव होते हैं। ऑल थ्री आर एक्सप्लोजिव। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये तीन एक्सप्लोजिव आपको हमेशा याद रखने चाहिए, TNT, TNG, TNP। ठीक है, मैंने इसीलिए तीनों को यहाँ पर लिख दिया है कि हो सकता है कि आप पीछे का आप भूल चुके हो, तो आपको एक बार फिर से याद आ जाए। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। ये सब डायनामाइट में होते हैं, इनका एक्सप्लोजिव बिहेवियर डायनामाइट के इक्विवेलेंट है। डायनामाइट पता है ना आपको क्या होता है? डायनामाइट बड़े बड़े पहाड़ को गिराने के लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को गिराने के लिए, ब्रिजेस को गिराने के लिए हम लोग यूज करते हैं। डन, आगे बढ़े। बोलिए भाई, आगे बढ़े। हाँ सर। नाइट्रेशन हो गया। नाइट्रेशन के बाद हमारा आता है नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट
एल्काइलेशन। तो फिनोल्क्राफ्ट एल्काइलेशन में आप क्या करेंगे, आप फिनॉल को रिएक्ट कराते हैं किसी भी एल्काइल हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड। तो ये फिनॉल के रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर एल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन कर देता है। तो ये रिएक्शन किस लिए याद रखी जाती है, ये क्रिसॉल बनाने के लिए रिएक्शन है। अगर आपको ऑर्थो क्रिसॉल बनाना है तो आप इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं, अगर आपको पैरा क्रिसॉल बनाना है तो आप इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं। समझा? हाँ सर। बना लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर आपको क्रिसॉल बनाना है तो आपको बस क्या करना होगा, आर क्या लेना पड़ेगा, आर विल बी CH3। आपको आर को CH3 लेना पड़ेगा बस। चलिए, इसके बाद जो रिएक्शन है वो काफी इंटरेस्टिंग है, वो भी इंपॉर्टेंट भी होती है, बट वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू बोर्ड। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एसाइलेशन। देखो, मैंने इस बार ये नहीं लिखा कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, मैंने सिंपली एसाइलेशन लिखा है। आपको पता है एसाइल ग्रुप किसको बोलते हैं, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एसाइल ग्रुप। अब आप आर कुछ भी ले लीजिए, अकॉर्डिंगली इसी को हम लोग बोलते हैं एसाइल ग्रुप, इसी का ही हम लोग वहां पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं, इसीलिए इसको एसाइलेशन बोलते हैं। फिनॉल का एसाइलेशन डायरेक्टली नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, अब इसको भी देखते हैं क्यों नहीं कर सकते भाई। क्योंकि फिनॉल को, अगर आपको पता हो, आपने वैसे पीछे पढ़ा है लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, फिनॉल को जब भी आप एसाइलेशन के लिए जो भी रिएजेंट यूज करेंगे, लेट अस सपोज आपने एसाइलेशन के लिए एसिड का क्लोराइड लिया है CH3COCl, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग पिरिडीन बेस लेते थे, तो ये क्या करता है, एस्टरिफिकेशन कर देगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये यहाँ पे अल्कोहल है और ये एक एसिड है, तो ये दोनों यहाँ पर एसिड और अल्कोहल वाली रिएक्शन जिसको आप लोग बोलते हैं एस्टरिफिकेशन, वो रिएक्शन कर देगा। और एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का रेट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से ज्यादा होता है, तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन पहले हो जाएगी और यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट दिखेगा, द प्रोडक्ट विल बी दिस PHOCO प्रोडक्ट क्या बन गया, आपको प्रोडक्ट आपके पास क्या बन के आया है, एस्टर बन के आया है। और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, एसाइलेशन करेंगे तो रिंग में रिएक्शन होगी, और रिंग में रिएक्शन होगी तो हमें दो प्रोडक्ट मिलेगा, ऑर्थो और पैरा, ठीक है, तो ये इसका मेजर प्रोडक्ट है। इसके अलावा माइनर प्रोडक्ट इसमें बनते हैं, माइनर प्रोडक्ट इसमें बनेगा क्या, ऑर्थो पोजीशन पे COCH3 और पैरा पोजीशन पे COCH3, दीज विल बी माइनर प्रोडक्ट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर मेजर प्रोडक्ट ही यही मिल जाए, एसाइल ग्रुप, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको यहाँ पर एक रीअरेंजमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा। क्या है नाम उस रीअरेंजमेंट का, द रीअरेंजमेंट इज नेम एज फ्राइज रीअरेंजमेंट। हेडिंग डालिए, फ्राइज रीअरेंजमेंट। फ्राइज रीअरेंजमेंट, फ्राइज रीअरेंजमेंट किस पर्पज में आता है, फ्राइज रीअरेंजमेंट, ये जो आपके सामने एस्टर दिख रहा है ना, एसीटो एस्टर, ये एस्टर को रीअरेंज कर देता है किसमें, ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड एसीटो ग्रुप में, एसाइल ग्रुप में। इसके लिए आपको कैटलिस्ट क्या यूज करना होता है, इसके लिए हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं AlCl3। इसके लिए हम लोग कैटलिस्ट क्या यूज करेंगे, यहाँ पर AlCl3, और फिर हम लोग इसको हीट करते हैं। तो इसको जब हीट करते हैं तो ये दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, एक तो कन्वर्ट होता है फिनॉल और COCH3 में, ऑर्थो पोजीशन यानी ऑर्थो वाला प्रोडक्ट, और एक आपका बन जाएगा पैरा वाला प्रोडक्ट। तो अब
कब ऑर्थो वाला मेजर होगा, कब पैरा वाला मेजर होगा, इस पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, तो ऑर्थो पैरा दोनों के लिए कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है वो लिख लीजिए। इफ टेम्परेचर इज लेस देन 60 डिग्री सेल्सियस, यानी लो टेम्परेचर है, तो आपको पैरा प्रोडक्ट मेजर बनेगा। ठीक है, और इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस है, मतलब हाई टेम्परेचर है, तो आपके पास मेजर प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, लो टेम्परेचर पर पैरा। आपको याद हो लो टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन, काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन। और हाई टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन। ये आपके पास दो तरह की पॉसिबल रिएक्शंस होती है। क्लियर है चीज। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है वो भी देखते हैं। इसमें आप मुझे कोई बताएगा, ये इस आफ्टर रीअरेंजमेंट ये फिनॉल के पास H कहां से आया है, कोई मुझे बताए। आफ्टर रीअरेंजमेंट वहां पर O के साथ जो H लगा है वो H कहां से आया, व्हाट इज द सोर्स ऑफ H। बोलिए भाई। एसिड। नहीं, ये H का सोर्स है। यहाँ पर देखिए ऑर्थो पोजीशन पे भी हाइड्रोजन है और पैरा, तो जब ये ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूशन करता है तो जो ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन था ना, वही O के साथ जाके ज्वाइन हुआ है। और जब पैरा पे सब्स्टिट्यूशन किया है तो पैरा पोजीशन वाला हाइड्रोजन जाके वहां पर ज्वाइन हो गया है। समझा। हाँ सर। चलिए मैं आपको यहाँ पर कुछ रिएक्शंस दे रहा हूँ, कंप्लीट करिए, उनके प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करिए। बताइए इस रिएक्शन का क्या पॉसिबल प्रोडक्ट बनेगा। इसका क्या प्रोडक्ट बन सकता है। इसका प्रोडक्ट बनाइए। इसका प्रोडक्ट बनाइए। चलिए कर लिया होगा आपने। फर्स्ट वाले रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा। फर्स्ट वाले में देखिए पैरा पोजीशन ब्लॉक है, तो जब पैरा पोजीशन ब्लॉक होगी तो आपके पास चॉइस नहीं है, आपको यहाँ पर प्रोडक्ट कहां पर मिलेगा,
सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पर, कोई चॉइस नहीं है आपके पास, समझा? ठीक है। अच्छा, सेम ऐसे ही जब हम मेटा पोजीशन पर एक एमी लगा देते हैं, तो मेटा पोजीशन भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के इस ग्रुप के मूवमेंट को ब्लॉक कर देता है। तो ग्रुप मूव नहीं कर पाता, तो ग्रुप अगर मूव नहीं कर पाएगा तो अगेन वो सिर्फ कहाँ पर प्रोडक्ट बना पाएगा, अगेन वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पे प्रोडक्ट बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पैरा पर पहुंचने के लिए रास्ता खाली नहीं है। यहाँ पर ये वाला एग्जांपल इसलिए दिया था आपको ये बताने के लिए कि OH के लिए OH का H कहाँ से आता है। तो जब आप 100 डिग्री सेल्सियस में लेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा? जब आप 100 डिग्री सेल्सियस में लेंगे तो देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पे ले रहे हैं तो कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है? ऑर्थो वाला मेजर बन रहा है। ठीक है, तो आपको ऑर्थो पोजीशन पर COCH3 लगा देना है, और यहाँ पर O पे क्या लगेगा? D। क्यों? क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन नहीं ड्यूटेरियम प्रेजेंट है। और अगर आपने यहाँ पे लो टेम्परेचर लिया हुआ है तो लो टेम्परेचर पर पैरा प्रोडक्ट बनेगा, और पैरा पोजीशन पर देखिए हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर आपको पैरा पे इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। समझा? क्लियर? अच्छा, और यहाँ पर देखिए हाँ सर। आपको हाँ बोलो। सर वो जो सेकंड उसमें डी रहेगा ना? हाँ वो डी रहेगा, मैं डी लिखना भूल गया, डी विल बी देयर। ये वाले में बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट? इस वाले में यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है कि हाई और लो। जब कुछ मेंशन नहीं होता है तो हम बाय डिफॉल्ट हमेशा ऑर्थो वाले पे प्रोडक्ट बनाते हैं इस केस में। अगर लेटेस्ट सपोज यहाँ पे मेंशन किया होता हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर, समझो लेटेस्ट समझो लो 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 टेम्परेचर दिया, तो लो टेम्परेचर देते तो हम पैरा बनाते। तो पैरा कौन सा पैरा बनाते? यहाँ पर प्रोडक्ट बनाते। ठीक है, तो ये हमने सारी रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देख ली, किसकी? फिनॉल की। अब आते हैं कुछ एक आध स्पेशल रिएक्शंस हैं, उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। वो स्पेशल रिएक्शंस क्या हैं? ऑक्सीडेशन सर एक रिएक्शन। डाउट है पहले वाले में। हाँ पूछो। सर वो जो 100 डिग्री पे रिएक्शन है उसमें दूसरा ऑर्थो है ना, उस वो एच से नहीं रिएक्ट होगा? दूसरा सर वो कहाँ पे? ये वाले 100 में? डिग्री पे, हाँ सर। हाँ, सर दिस वो इज द 100 गुड डिग्री जिस क्वेश्चन। पे, हाँ। एक्चुअली ये क्वेश्चन मुझे ऐसे देना चाहिए था। अभी ठीक है? इस हाँ क्वेश्चन सर को अभी क्लियर है। एक्चुअली देने का पर्पस ये था कि या आपको ये बताना कि OH के पास H कहाँ से आता है। अब तुम्हारे वाले क्वेश्चन का आंसर करते हैं। अगर लेटर सपोज जो हमने दिया था अगर वही रहता तो करेक्ट आंसर है कि हमें हाइड्रोजन के साइड पे लगाना होगा, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH इज लेसर देन CD की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए हम लोग ये बॉन्ड नहीं तोड़ पाएंगे, तो हम लोग H पे करेंगे। तो अगर वैसा केस आ जाता है H और D में चूज करना है तो आप H के साइड पे सब्स्टिट्यूशन करोगे। ठीक है, हाँ सर। चलिए इसके बाद अब आते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। फिनॉल की ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो फिनॉल का ऑक्सीडेशन करने के लिए हमारे पास कई रिएजेंट हैं, तो आप वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हमने इसका ऑक्सीडेशन किया, क्रोमाइल क्लोराइड को एयर की प्रेजेंस में रिएक्ट करा दीजिए फिनॉल के साथ। फिनॉल रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस यानी एयर इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड, तो ये हमको क्या देता है?
ये यहाँ पर हमको इस तरह से ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट देगा, इसको बोलते हैं फिनॉन। और इसका कलर कैसा होता है, ये पिंक कलर का होता है, कहीं कहीं पर इसको रेड और ब्राउन भी लिख देते हैं, तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये पहला ऑक्सीडेशन रिएक्शन था। अगर हमने फिनॉल को रिएक्ट कराया किसके साथ में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिक K2Cr2O7, एसिडिक K2Cr2O7 हॉट कंडीशन पे, तो भी ये हमको सेम वही प्रोडक्ट बना के देगा, क्विनोन। क्लियर? ये इसकी दो ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी। थर्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज अ नेम रिएक्शन, इट इज नेम एज एल्ब पर सल्फेट, एल्ब पर सल्फेट ऑक्सीडेशन। तो एल्ब पर सल्फेट ऑक्सीडेशन में आप फिनॉल को रिएक्ट कराते हैं, हम फिनॉल को एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे K2S2O8। ये आपको याद होगा मार्शल एसिड का डेरिवेटिव है, इन प्रेजेंस ऑफ बेस। मार्शल एसिड का सॉल्ट है, तो जब इसको इसके साथ में रिएक्ट कराते हैं तो ये हमको प्रोडक्ट देता है इस तरीके से। यहाँ पर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ क्या देता है, फिनॉल, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और माइनर कौन सा बनेगा, ऑर्थो वाला। ये एक नेम रिएक्शन थी। चलिए, तो अब हम आते हैं, ये तो हो गई सारी आपकी एरियम रिएक्शन। अब कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो बिल्कुल फिनॉल के लिए बिल्कुल एकदम बेस्ट रिएक्शन है। यानी अगर मैं बोलूं कि क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट, ब्रोमिनेशन और नाइट्रेशन के बाद फिनॉल की जो रिएक्शन एग्जाम में आने के लिए मोस्ट लाइकली इंपॉर्टेंट होती है, अब हम लोग उस रिएक्शन की तरफ जा रहे हैं। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, कोल्बे श्मिट रिएक्शन। द रिएक्शन इज नेम एज कोल्बे श्मिट रिएक्शन। कभी कभी इसको बुक में कोल्बे रिएक्शन भी लिख देते हैं, तो अगर कहीं पर कोल्बे भी लिखा है तो आप कंफ्यूज नहीं होइए, कोल्बे श्मिट रिएक्शन। कोल्बे श्मिट रिएक्शन में आप यहाँ पर क्या रिएजेंट लेते हैं, फिनॉल, फिनॉल को आप पहले किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, NaOH के साथ या फिर KOH के साथ। तो ये यहाँ पर फिनॉल की जगह पर सॉल्ट बनाता है ONA, और फिर हम इसको रिएक्ट कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, बेसिक मीडियम ही रखते हैं, NaOH लिया है तो हम लोग शुरू से ही NaOH ही लेके चलते हैं, ऐसा नहीं करते कि एक जगह Na एक जगह के, जो भी लीजिए यूनिफॉर्म रखिए। तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखेगा, COONA। और फिर आप इसका क्या कर देंगे, एसिडिफिकेशन। तो इसका एसिडिफिकेशन कर देंगे तो आपका फाइनल डिजायर्ड प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर सिर्फ ऑर्थो बनाया है, साथ में पैरा वाला भी बनता है, बट ऑर्थो मेजर होता है इसीलिए मैंने ऑर्थो दिखाया हुआ है। ठीक है, द नेम ऑफ कंपाउंड इज ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। ध्यान रखिएगा, जब भी आप लो टेम्परेचर पर रिएक्शन कराएंगे तो आपको ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है,
और जब आप हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन कराएंगे तो आपके पास पैरा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट। ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? ये फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड, मैंने इसको आपको इतने स्टेप्स में बना के दिखाया है। आप इसको एक लाइन में भी लिख सकते थे। एक लाइन में कैसे लिख सकते थे? कार्बन डाइऑक्साइड, फर्स्ट स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NaOH, सेकेंड स्टेप में एसिडिफिकेशन, एंड आपके सामने सैलिसिलिक एसिड आ जाएगा। तो ये एक रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके पास आएगी वो है रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन। तो रीमर टीमन रिएक्शन को हम लोग दो तरह से यूज करते हैं। एक तो सैलिसल्डिहाइड बनाने के लिए, यानी फिनॉल आपने लिया और फिनॉल को हम लोग बल्कि मैं ऐसे लिख देता हूं, इस तरह से फिनॉल को आपने रिएक्ट कराया है क्लोरोफॉर्म प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ये एक्चुअली जब भी आपको रीमर टीमर रिएक्शन पूछी जाए आप हमेशा यही वाली रिएक्शन लिख के दिखाएंगे। तो आपके पास यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनेगा, मेजर ऑर्थो होता है और पैरा वाला माइनर है। ऑर्थो यहाँ पर मेजर क्यों हो रहा है? ड्यू टू दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अदरवाइज नहीं तो हमेशा कौन सा मेजर होता है? पैरा मेजर होता है। बट इन रिएक्शंस में ऑर्थो मेजर जा रहा है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है? हाँ सर। इसके अलावा आप दूसरी इसी रिएक्शन में ही एक रिएक्शन आती है। आप यहाँ पर सी क्लोरोफॉर्म की जगह पे कार्बन टेट्रा क्लोराइड ले लीजिए। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो ये क्या करता है? तो ये आपको बस एल्डिहाइड की जगह पर सैलिसिलिक एसिड का सॉल्ट बना के दे देगा। यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड का सॉल्ट ऑर्थो और दूसरा पैरा। तो ऊपर जो बना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। और यहाँ पर जो बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, चलिए अब ये हमारे लिए सैलिसिलिक एसिड क्यों इंपॉर्टेंट होता है इस पॉइंट पे आते हैं। तो सैलिसिलिक एसिड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सैलिसिलिक एसिड यूज टू प्रिपेयर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन। सैलिसिलिक एसिड जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन की प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए सैलिसिलिक एसिड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं वो ही मेडिसिन आपको बना के दिखा रहा हूं। उसके लिए मैंने यहाँ पर पहले आपके सामने सैलिसिलिक एसिड ले लिया है। ठीक है, अब देखो जब आप इस सैलिसिलिक एसिड को किसके साथ रिएक्ट कराते हैं? एसिड क्लोराइड के साथ या फिर एसिड का एनहाइड्राइड। आइदर आप एसिड का एनहाइड्राइड ले लीजिए और एसिड का क्लोराइड ले लीजिए इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन बेस। तो आपको पता है कि ये सब एसिड है, तो ये एसिड किससे रिएक्ट करेगा? अल्कोहल से। और यहाँ पर क्या बना कर देगा हमको? एसिड अल्कोहल से रिएक्ट करेगा और यहाँ पर हमको क्या बना के देगा? एस्टर। कैसा एस्टर होगा? लाइक दिस। और ये COH ग्रुप यहाँ पर एज इट इज रहेगा। द नेम ऑफ दिस मेडिसिन इज एस्प्रिन। आप सब ने ये सुन रखा है एस्प्रिन क्या होता है? ये एक एंटीपायरेटिक ड्रग होती है। एंटीपायरेटिक ड्रग जो कि फीवर और पेन को, हेडेक को क्योर करने के लिए आप यूज करते हैं।
दूसरा इसी में ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसको भी यहीं पे हम लोग पिक कर लेते हैं। हमने यहाँ पर लिया है फिनॉल, ठीक है। फिनॉल आपको पता है कि एक अल्कोहल है, तो ये अल्कोहल है तो ये सैलिसिलिक एसिड के कौन से पार्ट से रिएक्ट करेगा? एसिड से। और एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाने की कोशिश करेगा? एसिड से रिएक्ट करके ये क्या बनाने की कोशिश करेगा? एस्टर। तो आपकी ये तीनों मेडिसिन जो है वो एक्चुअली एस्टर है, बट आपको बस याद रखना है क्या रिएजेंट लिया है और कहाँ पर एस्टर ने रिएक्शन किया है। तो अल्कोहल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और आपको ये एस्टर बनाएगा। तो फिनॉल हमने जब यहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट लिया है तो हमको जो मेडिसिन मिल रही है, द मेडिसिन इज नेम एज सैलोल। सैलोल एक एंटीसेप्टिक होता है, सैलोल एक एंटीसेप्टिक है। क्लियर है यहां तक? इसके बाद थर्ड हमारे पास ड्रग है, हमने यहाँ पर लिया है मिथाइल एल्कोहल CH3OH। तो जब आप CH3OH लेते हैं तो ये हमें क्या देगा? ये भी एक अल्कोहल है, और ये किसके कौन से पार्ट से रिएक्ट करेगा? एसिडिक वाले पार्ट से, सो दैट ये एस्टर बना सके। तो ये एसिड के साथ ये वाला एस्टर बनाता है, एंड द नेम ऑफ कंपाउंड इज ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन ये किस लिए यूज होता है? ये मसल पेन के लिए। आपको मैं कॉमन एग्जांपल देता हूं, आप जितने भी बाम होते हैं ना, झंडू बाम, अमृतांजन, विक्स, इन सबको ओपन करिए, इन सबको स्मेल करिए, आपको इन सब में एक कॉमन स्मेल मिलेगी। अगर आपने कभी फील किया हो, इन सब में कॉमन स्मेल है। इवन आप मूव लीजिए, मूव लीजिए, आयोडेक्स लीजिए, उसमें भी आप स्मेल करिए। इन सारे चीजों में जितने मैंने नाम लिए, इन सबको आप स्मेल करोगे, आपको एक कॉमन स्मेल मिलेगी। वो कॉमन स्मेल किस चीज की है? दिस इज ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन की है। ये बहुत अच्छा मसल पेन के लिए यूज किया जाता है, पेन रिलीवर है ये। तो ये तीन मेडिसिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जेई मेंस का या बोर्ड का, नीट का पेपर उठा के देखोगे, हर साल एवरी ईयर एक क्वेश्चन 100% वन ऑफ द मेडिसिन से जरूर आता है। 110%। मतलब आप किसी भी साल का पेपर उठा लीजिए, आपको ये तीन में से एक मेडिसिन पर बेस्ड क्वेश्चन दिखाई पड़ जाएगा पेपर में। तो जब ये इतना इंपॉर्टेंट है तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ये तीनों मेडिसिन आपको ऐसे याद होनी चाहिए जैसे आपको अपना नाम याद है। कौन सा रिएजेंट लेंगे, क्या स्ट्रक्चर बनेगा, कौन सी मेडिसिन बनेगी, ये आपको एकदम बिल्कुल अपने नाम की तरह याद होना चाहिए। तो जब कोई चीज आपको पता है कि एग्जाम में 100% आ रही है, तो क्यों ना हम एक क्वेश्चन यानी 4 मार्क्स अपने सिक्योर कर लें। और बोर्ड के पेपर में 2 मार्क्स का मिनिमम आता है, तो वो भी आपके सेफ हो जाएंगे अलोंग विद दिस। समझा ये बात? क्लियर है? हाँ सर। अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ये आप लोगों को भूलना नहीं है, बहुत ज्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब ऑलमोस्ट हमारा ये चैप्टर खत्म होने पे आ गया है। अब कुछ बस एक दो मिसलीनियस रिएक्शन बची है, उसको आपको कंप्लीट करना है, देन चैप्टर इज ओवर। चलिए, इसके बाद ये कर लिया कॉपी सबने? हाँ सर। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन ऑफ फिनॉल। नेक्स्ट रिएक्शन इज कॉल्ड एज कपलिंग रिएक्शन ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल किसके साथ कपलिंग रिएक्शन करता है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ। तो फिनॉल को जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है, तो फिनॉल एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो ये दो प्रोडक्ट बनाता है, एक तो ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा। तो आप देख सकते हैं ये N2+ एज अ इलेक्ट्रोफाइल फिनॉल के रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन करता है, बट मेजर बनता है पैरा वाला। तो ये इसके पैरा पोजीशन पर इस तरह से
सब्स्टिट्यूशन करके प्रोडक्ट बनाता है, ये इसी को बोलते हैं कपलिंग प्रोडक्ट। ठीक है, द नेम ऑफ कंपाउंड इज पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, एजोबेंजीन। और इसका कलर याद रखिएगा, इट इज अ डाई। जितने भी एन डबल बॉन्ड एन, इसको डाई एजो बोलते हैं। जिसमें भी ये बॉन्ड होता है उस फैमिली का नाम होता है डाई, उसको डाई। तो ये कौन से कलर की डाई बनाता है? ऑरेंज कलर की डाई बनाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। मतलब ये जितनी हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं ना, आपको जरूर इन सारी पॉसिबिलिटीज में से एक रिएक्शन तो आपको जरूर मिलेगी आपके एग्जाम में, इसलिए आपको इसको अच्छे से कर लेना चाहिए। चलिए, इसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ फिनोफ्थिलीन। प्रिपरेशन ऑफ फिनोफ्थिलीन। फिनोफ्थिलीन आप सब लोग जानते हैं क्या होता है, इंडिकेटर है ना। फिनोफ्थिलीन को प्रिपेयर करने के लिए इसको यूज किया जाता है। कैसे यूज, फिनोफ्थिलीन को कैसे प्रिपेयर करेंगे? देखिए, हम लोग यहाँ पर एक सबसे पहले थैलिक एनहाइड्राइड लेते हैं। क्या लिया हमने? थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड। और इस थैलिक एनहाइड्राइड को हम लोग 2 मोल्स ऑफ फिनॉल के साथ रिएक्ट कराते हैं। 2 मोल्स ऑफ फिनॉल। तो इसके जो फिनॉल का पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन है ना, यही हाइड्रोजन इस थैलिक एनहाइड्राइड के इस वाले ऑक्सीजन के साथ वाटर बनाकर एलिमिनेट हो जाता है, और आपके पास यहाँ पर कंपाउंड आएगा। द कंपाउंड इज नेम एज फिनोफ्थिलीन। कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? फिनोफ्थिलीन। तो ये है फिनोफ्थिलीन। आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए, फिनोल्फ्थलीन। ये आपका फिनोफ्थिलीन बनाने का मेथड हो गया। किससे बनाया गया है? थैलिक एनहाइड्राइड। क्या यूज किया गया है यहाँ पर? थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एसिड का एनहाइड्राइड होता है। थैलिक एनहाइड्राइड यूज किया और उससे हमने फिनोफ्थिलीन बनाया है। चलिए, इसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ बेकेलाइट। बेकेलाइट को प्रिपेयर करने के लिए भी आप इसको यूज करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ बेकेलाइट, बेकेलाइट पॉलीमर। बेकेलाइट क्या होता है? बेकेलाइट बनाने के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत होती है, एक तो फिनॉल और दूसरा फॉर्मल्डिहाइड। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमराइज होते हैं और आपको क्या देते हैं? बेकेलाइट। तो बेकेलाइट देखिए, ये एक पॉलीमर कंपाउंड है और ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है। मतलब इसमें 2 अलग अलग चेन एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाती है। तो मैं आपको 2 लेयर बना के दिखाऊंगा इसका, उसके बाद बाकी का लेयर आप बुक से भी देखना चाहो तो वहां से भी देख सकते हैं। आप सबकी स्कूल की टेक्स्ट बुक में भी ये रिएक्शन मिल जाएगी। अगर आपको फिनॉल में नहीं दिख रही होगी तो वो आपको पॉलीमर चैप्टर में मिल जाएगी। देख रहे हैं, एक लेयर ये है, एक लेयर नीचे वाली है। एक ये है और ये यहाँ पर फिर OH। तो दिस कंपाउंड इज नेम एज बेकेलाइट। ये एक पॉलीमर होता है, स्विच बोर्ड वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है। ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है जो आसानी से हाई टेम्परेचर पर भी स्टेबल रहता है।
घरों में जो स्विच बोर्ड बनते हैं ना, स्विचेस वगैरह, आप जो स्विच यूज करते हैं स्विच बोर्ड, वो इसी बेकेलाइट का बनता है। चलिए अब हम लोग इस चैप्टर के बिल्कुल आखिरी सेगमेंट पे आ चुके हैं, वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल। डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल। डिस्टिंक्शन बिटवीन एक अल्कोहल और एक फिनॉल को कैसे हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे, यानी कौन सी ऐसी चीजें, कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो अल्कोहल देगा फिनॉल नहीं देगा, फिनॉल देगा लेकिन अल्कोहल नहीं देगा। हमें वही पॉइंट्स यहाँ पर लिखने हैं। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहला, फिनॉल क्या करता है? फिनॉल एसिडिक होता है। फिनॉल एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर फिनॉल टर्न्स ब्लू लिटमस। लिटमस तो आप सब जानते हैं ना, ब्लू लिटमस इनटू रेड लिटमस। ब्लू लिटमस को रेड लिटमस कर देता है, बट अल्कोहल नॉट। पहला पॉइंट, लिटमस से हम फिनॉल और इनको सेपरेट करेंगे। फिनॉल कैन न्यूट्रलाइज, phenol can neutralize strong base like NaOH, KOH, but alcohol cannot. सेकेंड पॉइंट, ये क्या है? ये सब डिस्टिंक्शन है जब भी आपको आएगा एग्जाम में। फिर इसके बाद आता है टेस्ट ऑफ फिनॉल। अब एक ऐसी रिएक्शन जो फिनॉल को टेस्ट करने के लिए आती है, टेस्ट ऑफ। देखिए हम लोग यहाँ पे अल्कोहल का टेस्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि अल्कोहल का टेस्ट हमने पीछे ऑलरेडी लिख रखा है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ किसका टेस्ट लिख रहे हैं? फिनॉल का। अल्कोहल का टेस्ट क्या था? आइडोफॉर्म टेस्ट, वो अल्कोहल का टेस्ट था। आपने ल्यूकास टेस्ट देखा था, विक्टर मेयर टेस्ट देखा था, वो सब क्या थे? अल्कोहल के टेस्ट थे। चलिए, तो फिनॉल का इसका टेस्ट क्या है? फिनॉल गिव्स violet color with neutral FeCl3, while alcohol not। रिएक्शन लिख लीजिए, इसमें हम लोग फिनॉल को रिएक्ट कराते हैं न्यूट्रल FeCl3 के साथ, तो ये हमें वॉयलेट कलर का कंपाउंड देता है, ये PHO होल थ्राइस Fe प्लस HCl। इसको बैलेंस कर लो, ये बनेगा। तो ये जो कंपाउंड है ये वॉयलेट कलर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फिनॉल गिव्स white color precipitate with ब्रोमीन वाटर। वो जो आपने 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनाया था ना, वो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, बट अल्कोहल नॉट। नेक्स्ट है फिनॉल कैन नॉट गिव ल्यूकास टेस्ट, लेकिन अल्कोहल देते हैं। फिनॉल कैन नॉट गिव ल्यूकास टेस्ट। नेक्स्ट, आइडोफॉर्म फिनॉल कैन नॉट
give iodoform test. Phenol cannot give iodoform test. तो ये आपके डिस्टिंक्शन के पॉइंट थे फिनॉल और अल्कोहल के। हमारा अल्कोहल ईथर फिनॉल चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है। अभी आपके लिए फिनॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।